हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। सो अभी तक हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने एमएम मॉडल को फिनिश कर दिया था, isn't it? अब उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था आर्बिट्रेज कैसे करते हैं और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने कवर किए थे और उसमें से चांसेस ज्यादा है इस बार आने की। सो अच्छे से करेंगे, ओके। और आज हम थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। सो देखो, पहले हम करेंगे पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ओके, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या होती है बताओ? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी बोलती है कि कंपनी रियल लाइफ में बेनिफिट ऑन किसके बेसिस पे करती है? इंफॉर्मेशन सिमेट्री के बेसिस पर। अब इंफॉर्मेशन सिमेट्री क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिमेट्री मीन्स वन कंपनी हैव मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू अदर कंपनी। सपोज इसमें क्या, देखो जैसे कि अगर एक कंपनी को फंड को रेज करना है तो कंपनी को इनसाइडर्स को उसके बारे में ज्यादा पता होता है, कंपनी के बारे में, कंपनी को कहां से कितना फंड कैसे रेज करना चाहिए एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट आउटसाइडर को। कॉर्पोरेट जो आउटसाइडर है उनसे ज्यादा कंपनी को, जो कंपनी के अंदर होते हैं मैनेजर्स होते हैं जो फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, उन्हें ज्यादा पता होता है कि कंपनी को कहां से कितना कैसे फंड रेज करना चाहिए जिससे कि कॉस्ट क्या हो? कॉस्ट मिनिमाइज हो, मिनिमम हो, ओके, ऑप्टिमम कॉस्ट हो। तो इसमें क्या है? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या बोलते हैं? देखो पहले क्या करना है, पहले तुम्हें जितना भी रिटेन अर्निंग है, अगर तुम्हें बिजनेस एक्सपेंड करना है तो पहले उसमें क्या करते हैं? रिटेन अर्निंग को यूज करना है। अब रिटेन अर्निंग को यूज करने से क्या सेव होती है बताओ? फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट उससे सेव होती है। फिर उसके बाद क्या बोलता है? अगर रिटेन अर्निंग के बाद फिर और भी फंड की जरूरत पड़ती है तो उसके बाद क्या लेना चाहिए? डेट को रेज करना चाहिए। डेट, फिर अब डेट के बाद और भी बैलेंस बचता है कि और भी हमें रेज करना है तो डेट के बाद क्या रेज करना चाहिए? डेट के बाद करना चाहिए इक्विटी को, ओके। तो ये एक ऑर्डर है, इसी से नॉर्मली क्या फंड को रेज करती हैं। तो इसका देखो क्या बनेगा, अभी ये भी समझाऊंगा डेट को क्यों पहले इक्विटी से पहले बोला है कि पहले डेट को रेज करना चाहिए, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन भी आना चाहिए क्योंकि क्या है अब इसमें क्या डेट, क्योंकि डेट में रिस्क भी ज्यादा होता है, isn't it? क्योंकि उसमें क्या है फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो अब देखो क्या इसमें ऐसे बनेगा ये। पहले क्या, पहले कहां से फर्म में फंड यूज करेंगे? रिटेन अर्निंग से। अगर इसके बाद और भी जरूरत पड़ती है फिर कहां से रेज करेंगे फंड को? डेट से। डेट के बाद कहां से लेंगे? फिर इक्विटी से। अब ऐसा क्यों होता है बताओ? अब इसमें क्या रिटेन अर्निंग में, पहले रिटेन अर्निंग से क्या होता है? देखो इससे मार्केट में कोई सिग्नल नहीं जाता, नो सिग्नल इन मार्केट। इससे मार्केट में कोई सिग्नल जाता ही नहीं है, ओके। तो अब इसमें क्या डेट से जाता है पॉजिटिव सिग्नल जाता है। अभी मैं समझाऊंगा ये सिग्नल का क्या मतलब है। यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल जाता है मार्केट में, पॉजिटिव सिग्नल। इन मार्केट। अब इसमें क्या है? इससे जाता है नेगेटिव। इक्विटी से हम क्या करते हैं? अगर फंड को कंपनी फॉर्म में अरेंज करते तो क्या कौन से सिग्नल जाते थे? नेगेटिव। इन मार्केट, ओके। तो अब पहले तो यह समझना है हम रिटेन करने के बाद यहाँ इक्विटी को क्यों नहीं रेज करते? देखो इसलिए नहीं करते क्योंकि डेट कौन रेज कर सकता है? जिसके पास जिगरा हो, जो जिसके पास रिस्क लेने का जिगरा हो वही क्या कर सकता है? डेट रेज कर सकता है। तो नॉर्मली क्या होता है? कंपनीज क्या करती हैं?
जब डेट रेज करती हैं तो इससे मार्केट में क्या जाता है, पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। तो इससे क्या शेयर होल्डर सोचते कि पक्का इसमें कंपनी में दम है। अब ऑब्वियसली बात है, रिस्क तो वही उठा सकती है जिस कंपनी में दम होगा, जिगरा होगा रिस्क लेने का, isn't it? और इसमें क्या इक्विटी, इसमें कोई रिस्क ही नहीं होता है, कंपनी को कोई रिस्क ही नहीं है। अगर लॉस है तो ये क्या कर लेते हैं, लॉस होता है तो हम इसे प्रॉफिट देने की, इसमें क्या है, कोई डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट इसमें क्या है, डेट में चाहे लॉस हो, चाहे कंपनी मर रही हो, कुछ भी हो रही हो, चाहे खत्म हो रही हो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर उसे डेट के लिए इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, तो इससे क्या सोचता है इन्वेस्टर, सोचता है कि कंपनी पक्का कोई या तो बड़ा प्रोजेक्ट अच्छा कोई स्टार्ट करने वाली है, या कंपनी अफकोर्स जो कंपनी रिस्क लेगी वो कंपनी कुछ तो होगा उसके अंदर। हम खुद ही नॉर्मली सोच सकते हैं, रिस्क कोई ले सकता है जिसमें को दम हो, हर किसी के बस की नहीं है रिस्क लेने की। ओके, सो यहाँ पर इसीलिए क्या बोला गया कि पहले जो सिग्नल का मतलब क्या है, सिग्नल मीन्स जो मार्केट में है शेयर होल्डर, उनमें क्या है, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, उन्हें पता ही नहीं। अगर रिटेन अर्निंग से यूज कर लेंगे तो इससे शेयर होल्डर पे कोई या मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी का, कि कंपनी ने क्या किया, कोई कहां से फंड रेज किया, कोई पता नहीं, क्योंकि उसने रिटेन अर्निंग से किया, खुद से किया, जो उनकी सेविंग थी वो सेविंग को यूज किया है। ओके, तो इससे मार्केट में क्या है, कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा मार्केट में, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पर। ओके, अब जब डेट रेज करेगी कंपनी या फर्म, जब कंपनी डेट रेज करेगी तो उसमें क्या होगा, तो वहां पर एक पॉजिटिव मैसेज आएगा मार्केट में कि ये कंपनी पक्का कुछ अच्छा कर रही है, इसकी कंपनी या तो परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, तो इसलिए वो डेट ले रही है। डेट लेने का मतलब वो रिस्क ले रही है, रिस्क। ओके, तो अब इसमें क्या है, तो इससे क्या होता है, कंपनी की तरफ और शेयर होल्डर अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या आता है, इक्विटी। इक्विटी में क्या सोचते हैं कि कंपनी, अब इसमें क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या है, कंपनी क्या कर रही है, अपने साझेदारी को साझा कर रही है शेयर होल्डर के साथ। कंपनी ऐसा कब करती है, नॉर्मली हम सोच सकते हैं कंपनी तभी अपना कोई पार्टनर बनाएगी जब उसमें कुछ लॉस जा रहा हो या कुछ गड़बड़ हो कंपनी के अंदर, अगर कंपनी सही जा रही हो, क्यों दूसरे और शेयर होल्डर क्या करेगी, इन्वॉल्व क्यों करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी के मालिक कौन होते हैं, ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर ही होते हैं। तो क्यों और पार्टनर्स इन्वॉल्व करेगी, उसमें नहीं करेगी। अगर उसका फर्म का क्या है, अच्छा बिजनेस चल रहा है या फर्म अच्छी चल रही है, तो क्यों वहां से रेज करेगी फंड, क्यों और ज्यादा से ज्यादा क्या है, शेयर्स क्या करेगी, शेयर्स या पार्टनर्स को उसमें बढ़ाएगी। ओके, ये तो तभी होगा ना जब वहां पर कुछ गड़बड़ हो कंपनी के अंदर या फर्म के अंदर, तभी तो कंपनी ऐसा करेगी। ओके, तो इसलिए तो पहले डेट को क्या दिया गया रिटर्न होने के बाद कि कंपनी को क्या करना चाहिए, नॉर्मली ये भी यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि पहले रिटेन अर्निंग से, फिर उसके बाद डेट इशू करना, डेट से लेना फंड, फिर उसके बाद इक्विटी से बाद में लेते हैं। ओके, तो ये ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर क्या देखो, यही ऑर्डर चलेगा यहाँ पर ऐसा। ओके, फर्म फॉलो above order to फाइनेंसिंग। अब ऐसा क्यों करती है, वाई क्यों करते हैं बताओ, क्योंकि इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक, इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक। ओके, इसकी वजह से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन असिमेट्रिक मीन्स जो इंटरनल जो भी उसके ऑफिसर्स होते हैं, फाइनेंस ऑफिसर, उन्हें ज्यादा पता होता है कंपनी के बारे में एज कम्पेयर टू आउटसाइडर। ओके, सो ये नॉर्मल है, यही स्ट्रक्चर होता है जो कंपनी फॉलो करती है टू रेज फाइनेंस। ओके, अब एक बार इसकी ओवरव्यू कर लेते हैं, थ्योरी भी देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी
दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अब वही बताया था किसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, विच रेफर टू अ सिचुएशन इन विच डिफरेंट पार्टीज हैव डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन अ फर्म। मैनेजर विल हैव बेटर इंफॉर्मेशन देन इन्वेस्टर। अब वही जो मैंने अभी समझाया तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इससे आप खुद भी सेल्फ स्टडी से भी समझ सकते हो कि इसमें यही बोला है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि पार्टीज को डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन जो डिफरेंट पार्टीज होती हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें फर्म में क्या है, मैनेजर जो भी मैनेजर है उन्हें ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन पता होता है अबाउट फर्म और कंपनी के बारे में। ओके, बेटर देन इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे ज्यादा किन्हें पता होता है, जो इनसाइडर में होते हैं। इनसाइडर मीन्स जो मैनेजर्स हो गए। ओके, अब इसमें क्या लिखा, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट फर्म प्रेफर टू इशू डेट व्हेन दे आर पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर अर्निंग। अब क्या है, तो इसमें क्या ये थ्योरी क्या सेट करती है कि प्रेफर करते हैं कि डेट को फिर क्या किया जाए, पहले इशू किया जाए, उसके थ्रू क्या किया जाए, डेट के थ्रू फंड को रेज किया जाए, जिससे क्या हो कि पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर अर्निंग, जो फ्यूचर में अर्निंग होगी उस पर क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़े। इक्विटी इज इशूड व्हेन दे आर डाउटफुल एंड इंटरनल फाइनेंस इज इनसफिशिएंट। अब इक्विटी से कब, जब फंड को रेज करते हैं जब क्या डाउटफुल हो या तो क्या इनसफिशिएंट फंड हो, क्या इंटरनल फाइनेंस क्या हो, इनसफिशिएंट हो, नॉट फंड। ओके, तो क्या लिखा उसके बाद देखो नेक्स्ट, द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी आर्ग्यू दैट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज अफेक्ट बाय मैनेजर चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ कैपिटल दैट गिव्स हायर प्रायोरिटी ऑफ सोर्सेज दैट रिवील द लीस्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या बोला है, देखो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी क्या करती है, आर्ग्यू करती है कि जो इस पे जो इम्पैक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन हो किस पर इफेक्ट करता है, एज पर चॉइस ऑफ मैनेजर, मैनेजर कैसे फंड को रेज करता है, किस ऑर्डर में करता है, पहले किसके थ्रू रेज करता है, पहले इक्विटी से रेज करता है या डेट से। ओके, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इससे कंपनी में, और उसकी जो रेजिंग की कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो उसके बाद करेगा मेयर्स हैज गिवन द नेम पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। जो इनके मेयर्स थे उन्होंने क्या है, इसका नाम दिया पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। थ्योरी एज हियर इज नो वेल डिफाइंड डेट इक्विटी टारगेट एंड देयर आर टू काइंड ऑफ इक्विटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाउ डेट इज चीपर देन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो डेट है होते हैं वो दोनों से चीपर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी से। ओके, और उसके बाद क्या लिखा है, एंड एक्सटर्नल इक्विटी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। अब जो एक्सटर्नल, क्योंकि उसमें क्या इंटरेस्ट का रेट होता है वो भी कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल इक्विटी। फर्दर इंटरनल इक्विटी इज लेस देन एक्सटर्नल इक्विटी। अब जो फर्दर क्या, इंटरनल जो इक्विटी होती है वो लेस देन होते हैं किसी एक्सटर्नल इक्विटी से, और क्या पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ नॉन ट्रांजेक्शन इशू कॉस्ट नो टैक्स। अब जो इंटरनल का मतलब क्या, रिटेन अर्निंग होगी। रिटेन अर्निंग क्या होती है, वो एज कंपेयर उसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं होती, कोई ना इशू कॉस्ट होती, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, सिंपल। ओके, जब हम एक्सटर्नल से रेज करते हैं फंड को तो उसमें क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट को भी देनी पड़ती है। दी ऑल कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल इक्विटी। ओके, इंटरनल का मतलब ये हो गया रिटेन अर्निंग। ओके, अब इसके बाद करेगा, देखो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर्स may use various sources for raising of fund in the following order। अब पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ये सजेस्ट करता है कि जो मैनेजर होता है वो क्या ऐसे यूज करना चाहिए कि सोर्सेस से कि रेज करे फंड को। अब उसके ऑर्डर्स क्या है, देखो मैनेजर फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए इंटरनल फाइनेंस। इंटरनल फाइनेंस का मतलब हो गया, बताओ जल्दी से, ये हो गया इंटरनल फाइनेंस, इट मींस इंटरनल अर्निंग, इंटरनल फाइनेंस। अब उसके बाद क्या बोला है, देन आफ्टर क्या लिखा है, इन द अब्सेंस ऑफ इंटरनल फाइनेंस। अगर अब्सेंस है इसका मतलब अब्सेंस का मतलब कम है या तो इंटरनल फाइनेंस है ही नहीं, तो उसके बाद क्या करना चाहिए, दे कैन यूज सिक्योर डेट, अनसिक्योर डेट, हाइब्रिड डेट। अब वो सिक्योर्ड क्या करते हैं, डेट के थ्रू फंड को रेज कर सकते हैं, वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड और हाइब्रिड भी हो सकते हैं। ओके, और उसके बाद जब उसके बाद भी अगर
फंड और रेज करना हो तो क्या करना चाहिए, मैनेजर में इशू न्यू इक्विटी शेयर्स एज ए लास्ट ऑप्शन। ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि इक्विटी से फंड को रेज करना। ओके, तो ये थी थ्योरी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी की। इसमें ये बताता है कि ऑर्डर क्या ऑर्डर रहेगा फंड को रेज करने का। दिखाने पैकिंग ऑर्डर थ्योरी मतलब ऑर्डर क्या रहेगा, पहले इंटरनल फाइनेंस को यूज करेंगे जो रिटेन अर्निंग है, फिर उसके बाद डेट को, उसके बाद इक्विटी से क्या करेंगे, इनसे फंड को रेज करेंगे। ओके, ये हमारा क्या है, लास्ट ऑप्शन होता है इसमें फाइनेंस रेज करने में। ओके, सो वीडियो वॉच करो, इसे लिख लो, फिर उसका नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जल्दी करो इसे। नेक्स्ट अब हम करेंगे ट्रेड ऑफ थ्योरी। अब ट्रेड ऑफ थ्योरी में क्या होता है, देखो पहले लिख लेते हैं इसकी हेडिंग, द ट्रेड ऑफ थ्योरी। अब ट्रेड थ्योरी से पहले क्वेश्चन आता है क्या, कि कौन सी कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है, विच कंपनी कैन बी बैंकक्रप्ट, लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म। बताओ, लीवर्ड फर्म बैंकक्रप्ट हो सकती है या अनलीवर्ड फर्म। अब लीवर्ड फर्म तो पता है क्या होता है, जिसमें डेट भी हो। अब डेट है तो इसमें क्या फाइनेंशियल रिस्क भी है, बट इन केस ऑफ अनलीवर्ड फर्म उसमें सिर्फ बिजनेस रिस्क ही है, उसमें देयर इज नो एनी फाइनेंशियल रिस्क। सो बताओ अब विच कंपनी कैन बी बैंकक्रप्ट, कौन सी कंपनी डूब सकती है इसमें, बैंकक्रप्ट हो सकती है, दिवालिया हो सकती है। बताओ, जिस कंपनी में डेट है वो कंपनी क्या हो सकती है, बैंकक्रप्ट हो सकती है। ओके, अब जब कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उसमें उससे बाय करना कम कर देंगे, है ना। उसके साथ क्या करेंगे, अपना रिलेशनशिप मोस्टली क्या कर देंगे, खत्म करना स्टार्ट कर देंगे। ना तो उसके शेयर होल्डर शेयर्स खरीदेंगे, अगर शेयर्स खरीदेंगे भी तो मार्केट वैल्यू से कम में खरीदेंगे, क्योंकि उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी मार्केट वैल्यू से। वो भी अच्छी बात है। जब वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी, तो उसका मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उससे क्या होगी, उसकी वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जैसे ऐसे ले लो, देखो एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, पीएनबी। जब नीरव मोदी पैसे लेके भाग गया था तो अब उसमें क्या हुआ था, पीएनबी में उसके देखो मार्केट में देखना, उसके शेयर्स डाउन हो गए थे, बिल्कुल ही नीचे तक आ गए थे एकदम से। तो क्या होता है इससे, जब कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो उसकी क्या मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ कम अट्रैक्ट होंगे। ओके, तो ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या बोलती है इसमें, ये भी इसमें क्या है, इसमें भी फंड रेज के ऊपर डिपेंड क्या बताया गया कि फंड रेज डिपेंड करता है कितना डेट इशू करें, कितना डेट रेज करना चाहिए, कितना इक्विटी से कितना डेट से रेज करना चाहिए, जिससे कि बैलेंस में रहे दोनों। क्या कॉस्ट क्या रहे, कॉस्ट और बेनिफिट क्या रहे, बैलेंस में रहे। ओके, इसको अवॉइड करने के लिए बैंकक्रप्ट को। अब जैसे अगर बैंकक्रप्ट होती है तो बैंकक्रप्ट होएगी कोई कंपनी, तो उससे क्या होगा बताओ, उससे क्या, अगर चलो आज पता चलेगा कि बैंकक्रप्ट होगी तो तुरंत ही उसकी बैंकक्रप्टी खत्म हो जाएगी, नहीं। अब उसमें लंबा प्रोसीजर होता है, तो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है उसे बैंकक्रप्ट करने के बाद, खत्म करने के लिए कंपनी को। अब उसके लिए क्या, जब कंपनी को खत्म करेंगे तो उसमें भी तो कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, उसमें भी तो कॉस्ट लगेगी। ओके, अब उसमें क्या कॉस्ट लगेगी, उसमें क्या कर देते हैं हम, उसे भी इसमें क्या करते हैं, ट्रेड ऑफ थ्योरी में लेस करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर क्या, देखो अभी हम जब वैल्यू निकालते थे किसकी, लीवर्ड फॉर्म की, तो क्या निकाला था, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म प्लस में टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, है ना, ये था। बट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे कॉस्ट कौन सी कॉस्ट बताओ, कॉस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और फाइनल डिस्ट्रेस में देखो कॉस्ट कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, देखो इसमें कौन कौन सी कॉस्ट आती है। एक तो आगे लीगल कॉस्ट। ओके, लीगल कॉस्ट होगी। अब इससे क्या हो गया, सेल डिस्ट्रेस हो जाएगी, सेल डिस्ट्रेस होगी, डिस्ट्रेस। जब सेल डिस्ट्रेस होगी तो इससे क्या हो जाएगा कि लोग इसके साथ कम रिलेशनशिप रखेंगे अपना,
ओके, इसके साथ हम बिजनेस करेंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय और क्या है देखो कस्टमर्स हो गए, और क्या रहेगा इसमें सप्लायर्स हो गए, सप्लायर्स। ये क्या करेंगे, ये भी साथ छोड़ देंगे। जब बैंकरप्ट हो जाएगी, क्या हम नॉर्मली देखो ना, जब हमारे बुरे दिन आते हैं तो हमारे अपने साथ छोड़ देते हैं, इजंट इट। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि कंपनी अगर क्या हो जाती है, कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो ये सब साथ छोड़ देंगे, मतलब सेल्स भी उसकी कम हो जाएगी, कोई भी उसमें बिलीव ही नहीं करेगा, इजंट इट। ना कोई बिलीव करेगा। जब एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय क्या सोचेंगे कि ये तो सैलरी भी नहीं दे पाएगा। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, किंगफिशर का। किंगफिशर में यही तो हुआ था, वो दिवालिया हो गई थी। अब इसमें क्या था, 4-4, 5-5 महीने की एम्प्लॉय की सैलरी क्या पेंडिंग थी, वो दे ही नहीं पाए थे। तो ये सोचेंगे और क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और कस्टमर, अब यहाँ पर क्या कस्टमर्स भी नहीं छोड़ के चले जाएंगे। अब कस्टमर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे इनकी जगह, ओके। और ये सप्लायर्स क्या करेंगे, तो सप्लायर्स भी छोड़ देंगे। जब उनको पेमेंट ही नहीं मिलेगी टाइम पर, तो सप्लायर्स क्यों इसके साथ जुड़ेंगे, जिस कंपनी का दिवालिया हो जाएगा, ओके। तो ये सारे क्या है, इसमें आते हैं पोस्ट फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में। इसमें क्या करते हैं, क्या जो वैल्यू ऑफ क्या लीवर्ड फॉर्म निकालने के लिए इसमें से इन दोनों को क्या कर देते हैं, वैल्यू ऑफ किसकी, अनलीवर्ड फॉर्म, और वैल्यू क्या है, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, और से माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को, ओके। अब इसका देखो डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम देखो कैसे बनेगा, देखो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये लेवल ऑफ डेट है, डेट का लेवल ऑफ डेट। अब देखो जो अनलीवर्ड फर्म होगी तो उसका तो सीधा है, यहाँ पर कोई रिस्क कुछ है नहीं, उसका मतलब ही नहीं कुछ। ये कौन सी है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ये अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू है। अब उसके बाद क्या आती है, देखो यहां से ऐसे जाएगा, और फिर एक बार में क्या हो जाएगा, ऐसे गिरने लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, इसके बाद आएगा ये एक और। अब ये कौन से देखो, एक जो ये गैप है, ये कौन सा गैप माना, ये कौन सा है, ए, इसे बोलते हैं ए मीन्स एडवांटेज ऑफ टैक्स, टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, डेट का एडवांटेज ऑफ टैक्स क्या है, इट मीन ए इक्वल टू टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट, ओके। अब यहां पर देखो ये क्या है, अब यहां से इन्होंने क्या करना है, गिरना शुरू कर दिया। एक जगह क्या हो जाएगा, एक जगह ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम जिसकी मैक्सिमम मतलब इतना डेट रेज करना चाहिए, ऑप्टिमम डेट कितना रेज करना चाहिए, ये है कि यहां से इससे ज्यादा जब रेज करोगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर नीचे गिरने लग जाएगा, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी। जब मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, इट मीन्स कैसे होगी कि अब यहाँ पर ज्यादा रिस्क है, तो सप्लायर जो यहाँ पर शेयर होल्डर है क्या सोचेंगे, अब ये कंपनी ज्यादा रिस्क ले रही है, ज्यादा रिस्क लेगी तो यहाँ पर लॉस होने का चांस ज्यादा है, ओके। तो ऑप्टिमम डेट है कि इतना यहाँ तक डेट को, ऑप्टिमम डेट मतलब रेज करना चाहिए फाइनेंस को इतने, यहाँ से इतना ऑप्टिमम डेट। अब इसे क्या बोलते हैं, बी फोर क्या हो जाएगा, बी मीन्स कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ओके। नॉर्मली जो ये है, ये क्या है, एमएम मॉडल में ये वाला, यहाँ ये वैल्यू फॉर्म ये होती है, ओके। इट मीन्स एमएम मॉडल में क्या होता है, एमएम मॉडल में नॉर्मली फर्म की वैल्यू क्या होती, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस में टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट का, ओके। और ये कौन सा आ गया, ये वाला तो अभी जो मैं समझा रही ट्रेड ऑफ थ्योरी में तो इसकी क्या बनेगी, वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहेगी, देखो लीवर्ड फर्म की, इसमें होगा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ क्या होती है, टैक्स एडवांटेज
टैक्स एडवांटेज ऑफ डेट माइनस में कर देंगे क्या बताओ, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। नॉर्मली जो अनलिवर्ड फॉर्म है उसका सिंपल ऐसे ही रहेगा डायग्राम। ओके, तो ये था डायग्राम। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे। ओके, इसको इसका मतलब ये है कि ऐसा बैलेंस बनाना चाहिए डेट और इक्विटी में के बीच कि जिससे क्या हो कि जो इसकी कॉस्ट है बैलेंस हो सके, जो इसकी कॉस्ट है या बेनिफिट है वो क्या बैलेंस में रहे। ओके, ना ज्यादा ना कम। ओके, तो वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। अब जब थ्योरी ही कवर करें तो आज और एक और टॉपिक खत्म कर लेते हैं, क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है देखो, पहले सुनो। अब जो ट्रेड ऑफ थ्योरी है वो सेल्फ स्टडी करनी है आपको, एवर ओवरव्यू लेना है। इसमें से क्या है, एक शॉर्ट नोट आ सकता है, इसके चांसेस हैं। एक क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं, वो लिखने पड़ते हैं। ओके, तो उसी के लिए मैं थ्योरी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। जब आप समझ जाओगे तो आप खुद ही बना बना के लिख लोगे। ठीक, आप नहीं लिखोगे तो उसका बुक है तो आप रट सकते हो। क्रैम, तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन है कि क्रैम कर लो, सिंपल। ओके, तो अब क्या इसमें नेक्स्ट है, अब अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन, ये क्या होता है। अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। अब अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन का भी इम्पैक्ट पड़ता है फर्म के ऊपर। अगर अंडर कैपिटलाइजेशन है तो वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, देखो, अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। इसमें क्या है, इट मीन्स असेट्स कम है, एज जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या है, असेट्स कम है। जब असेट्स कम होगी, उसमें कैपिटल कम होगी, तो उसमें जो रिसोर्सेज कम होंगे तो क्या होगा, वहां पर आउटपुट कम ही निकलेगा। अब जैसे लेबर्स ज्यादा है और तो वहां पर क्या रहेंगे, लेबर्स आइडल रहेंगे। ओके, और ओवर कैपिटलाइजेशन मीन, इसमें क्या, ओवर कैपिटलाइजेशन मीन्स क्या, इसमें आइडियल क्या है, असेट्स आइडियल है, मतलब असेट ज्यादा है। ठीक है, जब असेट ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है, जो ओवर कैपिटलाइजेशन, जो फंड जो हमने कैपिटल में फंड यूज किया है तो वो भी तो हमारा बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पर पड़े पड़े उसमें जो असेट्स में, पर्टिकुलर असेट्स में हमने इन्वेस्ट किया है। तो ये क्या, ओवर कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर इसका भी बैलेंस होना चाहिए, ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो, इसको हम, एक होता है असेट टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको कैसे, देखो, असेट्स टर्नओवर रेशियो। अब असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या फॉर्मूला, क्या है, सब फॉर्म में टोटल असेट जैस वो सेल। अब देखो असेट टर्नओवर रेशियो, अब बताओ जल्दी से, अगर असेट टर्नओवर रेशियो कम है, सपोज नॉर्मली कॉर्पोरेट इसका एवरेज असेट टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो कितना है, 1.5 है। नॉर्मली कितना है, ओके, नॉर्मली कितना है, 1.5। इतना, इसका मतलब क्या है कि कॉर्पोरेट में एवरेज कितना है, मिनिमम एवरेज इतना होना चाहिए एक फर्म का असेट टर्नओवर रेशियो। तो इसमें क्या, देखो, अगर इससे कम हो जाता है इसका मतलब क्या है, लोअर असेट टर्नओवर रेशियो। अगर लोअर असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब है ओवर कैपिटलाइजेशन, इसका मतलब कैपिटल ज्यादा है और उसका यूज प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। ओके, जब वो प्रॉपर वे में हम असेट्स को यूज कर ही नहीं पाएंगे तो यहाँ पर भी तो लॉस है कंपनी को, क्योंकि कंपनी को लॉस क्या, इसमें क्या है,
वो रिसोर्स को यूज ही नहीं कर पा रही, जो उसमें कैपिटलाइजेशन रेशियो के क्या है, जो उसमें रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर यूज कर ही नहीं पा रही कंपनी। अब वो क्या है, वेस्ट जा रही है। अब जब वेस्ट जा रही है तो उससे क्या होगा कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट की है तो पैसे तो उससे बर्बाद हो गए ना। तो इससे क्या है कि कंपनी को एक बैलेंस बना के चलना है कि जिससे कि जो असेट्स में हमने इन्वेस्टमेंट की है वो भी क्या रहे, बैलेंस रहे। ओके, अब वही अगर क्या हो जाए ओवर कैपिटलाइजेशन, इसमें क्या जैसे हो जाता है 2.5 हो जाता है, 2.5 मीन बहुत ज्यादा हो गया ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब इसमें रिसोर्सेज कम पड़े गए हैं, रिसोर्सेज कम पड़ेगा मतलब कैपिटल कम पड़ेगा यहाँ पर। अब कैपिटल कम पड़ेगी तो मीन्स क्या है, जब यहाँ पर ओवर कैपिटलाइजेशन में क्या होता है, इसमें आइडल टाइम हो जाएगा। आइडल क्या है, इसमें क्या है, कैपिटल क्या है, आइडल रहेगी। कैपिटल जब आइडल रहेगी तो इसमें क्या होगा, इसमें तो कैपिटल बर्बादी हो रही है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या है, इसमें क्या ज्यादा ये क्या है, जब हाइयर क्या है, असेट कैपिटल असेट रेशियो ज्यादा है, हाई है। जब हाई है तो इस केस में क्या होगा, देखो अब इस केस में क्या है कि असेट जो कैपिटल असेट से वो कम है, मतलब अब कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको क्या कर देंगे, ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। जब क्या है अपॉर्चुनिटी क्या कर देंगे, लॉस हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, कंपनी ने जो टारगेट बनाया है वो टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएगी, जब कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है, हमें इसमें अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन से भी ये कम को बचना चाहिए। इसको क्या, इसको भी बैलेंस में रखना चाहिए। ओके, जिससे क्या हो, कैपेसिटी को क्या अच्छे से यूज कर सके, जो भी इसमें क्या है फर्म में ऑर्डर्स आते हैं प्रॉपर उनका क्या हो सके, यूजेस हो सके, उनकी प्रोडक्शन हो सके, एक जिससे कि क्या हो, बैलेंस हो फर्म क्या हो, बैलेंस में चले। ओके, तो ये है कैपिटल यूटिलाइजेशन। ओके, कैपिटल में इसमें अंडर यूटिलाइजेशन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। ओके, सो ये थी थ्योरी। अब इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे, क्या बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कि जो फंड हमें रेज करना है, सपोज हमें 50 करोड़ फंड रेज करना है। ओके, 50 करोड़ फंड रेज करना है तो हमें ये पता लगाना है कितना डेट से रेज करना है, कितना हमें इक्विटी से रेज करना है और कितना कहाँ से रेज करना है। ओके, इसमें क्या है, यहाँ पर ये यहाँ से ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन आने के, ये नॉर्मली ये से आते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि फंड को कहाँ से रेज करना चाहिए, ये डिसीजन लेना सीखेंगे। इट इज वेरी सिंपल बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। तो इसे हम अच्छे से करेंगे। ओके, अच्छे ढंग से करेंगे इसे। सो आज के लिए हम इतने यही तक रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में अब हम डिसीजन लेना सीखेंगे हाउ मच फंड रेज फ्रॉम डेट एज वेल एज इक्विटी। ओके, अब यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शन होगा, वहां पर क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना फंड रेज करना है और उसमें तुम्हें सिर्फ डिसीजन लेना है कि कितना डेट से फंड रेज करना है और कितना इक्विटी से। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल cover new topic of capital structure. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.